गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर स्कूल एजुकेशन। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज का टॉपिक है रिसोर्सेज, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठें। जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं, नई चीज़ें आपको लगती हैं, उनको आप लिखें। एक बार फिर वीडियो को आप देखें ताकि जहाँ जहाँ आपको डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये जब तक आप लास्ट तक पहुँचोगे तो आपको ये रिसोर्सेज का कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसोर्स है क्या। व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, उसको हम रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। ए रिसोर्स में बी डिफाइंड एज any part of the environment such as land, water, air, mineral, forest, wildlife, fish, population, etc., which the human beings utilize to promote their welfare. In other words, all means of satisfying human needs at a given time and place are called resources. I repeat, all means of satisfying human needs at a given time and place are called resources. Some resources are essential for the survival of all living organisms like air, soil, water, plants and animals, while others are specially valued by some man to satisfy his material needs and desires such as minerals and fossil fuels. Thus, we can say land, water, air, minerals, forest, wildlife as well as human beings are resources. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, जहाँ हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। द इन्वायरमेंट वी लिव इन हैज़ एम्पल एंड इनमरस रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Resources can be classified on different bases into following types. रिसोर्सेज को सही से समझने के लिए उनको ढंग से क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिस ऑफ ओरिजिन को देखें तो रिसोर्सेज को हम बायोटिक एंड एबायोटिक में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके हिसाब से देखें तो रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। अगर हम बेसिस ऑफ ओनरशिप की देखें तो रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, natural resources and international resources. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसोर्सेज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। एज वी ऑल नो that all living organisms in our environments are called biotic resources, for example trees, animals, insects, etc. In other words, we can say when a resource is living organisms are originated from living organisms, is a living organism or originated from living organisms, it is known as biotic resources. That is, it is obtained from the biosphere. Some example of such type of resources are coal, mineral oil, forest, etc. अब बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की। All non-living things present in our environment are termed as abiotic resources. In other words, a resource is neither derived from living organisms nor all living organisms. It is termed as abiotic resource. That is, such resources are composed of non-living inorganic matter. Some example of such type of resources are air, land, water, mineral, metals, rocks, etc. अब आपको हम कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज की। यहाँ कुछ क्लिप्स हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में हमने प्रयास किया है, आपको एनिमल्स दिखा रहे हैं, कुछ प्लांट स्पीसीज़ आप देख पा रहे हो, कुछ वाटर एनिमल्स आप देख पा रहे हैं।
एवाइटिक रिसोर्सेज में हमने कुछ रॉक्स आपको दिखाने का प्रयास किया है ताकि एक कंक्रीट व्यू हो जाए कि एवाइटिक और एवाइटिक रिसोर्सेज बेसिकली हैं क्या। अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जिनको हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्लासीफाई किया है। दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फ्लो रिसोर्सेज भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड along with their exploitations and can be always available for the use are known as renewable resources. That is, these resources have natural regeneration and these are inexhaustible. Some example of renewable resources are forests, air, solar energy, etc. In other words, we can say resources that can be replenished after a short period of time are called renewable resources. For example, agriculture crops, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जैसे हमने पहले भी बताया, इनको हम स्टॉक रिसोर्सेज भी कहते हैं। दीज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन इनफाइनाइट क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी रिन्यूड along with their exploitation are known as renewable resources. If these resources are used in large scale, these will exhaust it soon. So these are also known as exhaustible resources. Some examples of are coal, minerals, fossil fuels, etc. इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, the resources which take millions of years to replenished are called non-renewable resources. For example, fossil fuel. जहाँ आप कुछ पिक्स देख रहे हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारा प्रयास हमने किया है कि आपको हम कुछ सोलर पैनल दिखा रहे हैं जो सोलर एनर्जी के हिसाब से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको। फिर आपको सी आप देख पा रहे हो, सी एनर्जी। फिर आप फॉरेस्ट देख पा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल में आप कुछ स्टोन देख पा रहे हो, कुछ गैस देख रहे हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हम कहते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। पिक्स में हमने देखा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मेटल्स एंड मिनरल्स obtained from earth are exhaustibles. Once these minerals are taken out, they cannot be replaced. All non-living things obtained from the earth by mining to satisfy human wants are exhaustible by nature. On the other hand, the resources which can be renewed by reproduction or by physical, mechanical or chemical process are known as inexhaustible resources, जिनको हम renewable resources भी कहते हैं। For example, solar energy, air, water, wildlife, forest and human beings are example of inexhaustible resources or renewable resources. अब हम बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जिनको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड जो किसी का निजी अपना कोई रिसोर्स है उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जिसकी हम एग्जांपल में ले लेते हैं, मान के चलिए किसी की ज़मीन है, किसी का घर है, किसी की गाड़ी है पर्सनल जो यूज़ कर रहा है, दैट इज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज ओन्ड बाई कम्युनिटी आर सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अगर हम इसके उदाहरण में देखें, फॉर एग्जांपल बरियल ग्राउंड्स, ग्रेव यार्ड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, पॉन्ड्स, पार्क एट्सेट्रा, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जिसको कम्युनिटी का कोई भी यूज़ कर सकता है, कि ये किसी के एक पर्सनल नहीं हो। अब बात करें हम नेशनल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज ओन्ड बाई इंडिविजुअल नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लैंड, रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एट्सेट्रा, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, द रिसोर्सेज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ओशन एंड सी बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ
and is called open sea or oceans. No individual country can utilize these resources without the permission of international bodies. So such resources are called international resources. अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को हमने अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है. सबसे पहले बात करते हैं इनमें से पोटेंशियल रिसोर्सेज की. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन बट नॉट येट यूज्ड प्रॉपरली. फॉर एग्जांपल, राजस्थान एंड गुजरात रिसीव plenty of solar energy and have plenty of wind energy, but use of these resources so far has not been developed properly. ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. पोटेंशियल है बट हम उनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे. नेक्स्ट देखते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज को. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच आर डेवलप्ड एंड सर्वेड फॉर यूटिलाइजेशन एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज. जो सारा कुछ इनका कंप्लीट है, फुली डेवलप्ड हैं, टॉप है और आज उनको हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं. अब अगर हम बात करें स्टॉक रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज. उदाहरण के तौर पे वाटर इज़ मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड. ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहेंगे. जैसे पानी तो हमारे पास बहुत सारा है बट उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे रिसोर्सेज को नाम देंगे स्टॉक रिसोर्सेज का. अब बात करते हैं हम रिजर्व रिसोर्सेज की. तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या हैं? द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एंड द नॉलेज टू यूज़ देम इज़ आल्सो प्रेजेंट. रिसोर्सेज भी हैं, अवेलेबल हैं, और नॉलेज भी है कि उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर नॉट येट टू बी यूज्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड रिजर्व्स. एग्जाम्पल पे देखें, अगर रिवर वाटर की हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, रिवर वाटर विच इज़ नॉट यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बट हम नहीं कर रहे, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नाम देंगे रिजर्व रिसोर्सेज का. अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की. तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग. एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड and unevenly distributed over the country, their planning is essential. तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक टेक्निक है कि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 स्टेजेस. इनको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. तो सबसे पहली क्या है? Preparation of inventory of resources, then evaluation in terms of availability of for development, then planning for exploitations of resources. तो थोड़ा सा डिटेल में इनको समझते हैं. फर्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. एक रिसोर्सेज की इन्वेंट्री को तैयार करना, ये सबसे पहले इसकी स्टेज है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इंक्लूड सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड बात करते हैं एवेल्यूएशन की, कि एवेल्यूएशन कैसे की जाए. एवेल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट. इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग विच एग्जामिन्स रिसोर्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड नीड. थर्ड वन इज़ प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कैसे हम एक्सप्लॉयट करेंगे, दिस इज़ द थर्ड स्टेज. इन दिस स्टेज it is related to action oriented planning which emphasis on use and reuse of resources. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग helps people in several ways. It reduces wastage, keeps the environment pollution free and takes care of the future needs. अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की. As all we know that our survival, quality of life and economic life are totally dependent on the sun and the earth. Earth can get along without us, but we cannot get along without the earth.
What should we do to manage and conserve those riches of the earth which form what is known as the earth's capital? As most of the natural resources are limited in stock, even some of the renewable resources can become scarce if they are not used judiciously. We are already facing shortage of water at many places because of the excessive exploitations of water. Even scientists predict that coal and petroleum are going to be exhausted in near future. Hence, it is important to conserve the natural resources. Conservation not only secures our life but also the life of the future generations. So, making a balance between our need and conservation of resources is called sustainable development, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे. But we should follow the 3 R's of conservation for sustainable development. These are reduce, reuse and recycle. Reduce means we should reduce consumptions. हम हर चीज़ की कंजप्शन में reduce करना है, जितना कम हो पाए उतना कम करना है. Reuse possible items so we can use them judiciously. Recycle, third R is recycle. We should recycle discarded items wherever possible. जहाँ तक पॉसिबल हो पाए जो आइटम्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है उनको भी हम यूज़ करें. We should consider that everyone is downwind or downstream from everybody. Therefore, we should leave all the global commons like fresh water and fresh air to our next generation as good as we have received them from our ancestors, if not in a better position. This is known as the principle of global commons. अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसी डेवलपमेंट जो आज की पीढ़ी तो यूज़ करे बट आने वाली जनरेशन भी उसको फुली इंजॉय कर पाएँ और उस चीज़ को वो अगली जनरेशन पर भी ले जाएं. एज ऑल वी नो दैट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन बींग्स बट इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स. रिसोर्सेज सबके लिए ज़रूरी हैं बट अगर हम उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे तो देन इट विल क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, accumulation of resources in only few hands leaves other unsatisfied. Indiscriminate use of resources such as global warming, equal crisis, disturbance in ozone layer, etc. Thus, equal distribution of resources becomes necessary for sustainable development. तो sustainable development है क्या? The development which take place without damaging the environment and compromising with needs of future generation is called sustainable development. In other words, sustainable development is the management of renewable resources for the good of the entire human and natural community. Built into this concept is an awareness animal and plants life of the surrounding environment as well as the inorganic components such as water and the atmosphere. Sustainable development is to provide resources for the use of present population without compromising the availability of those resources for future generation and without causing environmental damage that challenges the survival of the other species and natural ecosystem. So dear students, we should follow all these principles in our day-to-day life so that we could pass this earth and its riches as good as we have received it, if not the future generation, so that the idea of sustainable earth prevails. In brief, whether a natural object is useful depends upon man's ingenuity and the level of his technology and scientific advancement. Resources which are developed for satisfying human wants are produced by an interaction of nature, man, and man's culture. But human wants continue to multiply. With the passage of time, man improves his knowledge and develops new resources to meet his increasing demands. Finally, thanks for watching this video.
मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से सुना होगा और आपको ये काफ़ी फ़ायदा देगा उन बच्चों को जो इस बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। और फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।